गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर लीना वसंत छत्रे, जो हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। डॉक्टर छत्रे ने सिर्फ होम्योपैथी में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्राप्त की है। एमडी होम्योपैथी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर और एमबीए इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। यह यूनिक कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी की मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ साथ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर छत्रे को 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। 30 साल ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनकी विशेषज्ञता बहुत व्यापक है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई है। पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ आईटी एंड एनालिटिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च, एजुकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ क्वालिटी। ये सब एरियाज बताते हैं कि डॉक्टर छत्रे एक कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो क्लिनिशियन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और एजुकेटर भी हैं। आज वे अपने व्यापक अनुभव और दृष्टिकोण से हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। तो आइए हम डॉक्टर लीना वसंत छत्रे को वेलकम करते हैं। मैम, ओवर टू यू। नमस्ते। जैसे कि मेरे बारे में आपने कहा है, तो इसके साथ ही मैं सर को, साहनी सर को और आपके सारे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को आपने चुना है। मेरा स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर लिया मैडम? यस मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। विजिबल है मेरा स्क्रीन? यस मैम, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए। या तो नमस्ते। आज जैसे कि मैडम ने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। तो आप सारे लोग जानते ही हैं कि एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स क्या होता है और होम्योपैथी की उसमें क्या लेवल से ट्रीटमेंट की जाती है। तो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ना कि सिर्फ हम चिकित्सकों के द्वारा, बट पेशेंट्स जो है, जो हमारे पेशेंट्स, हमारे मरीज हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं उसके द्वारा। अब रेक्टल डिसीजेस या एनोरेक्टल डिसीजेस में एनल डिसीजेस एंड रेक्टल डिसीजेस ये क्या है, मतलब जो जहाँ से हम लैट्रिन पास करते हैं वो जगह, एंड उसके पहले जो बड़ी आंत कहते हैं, एंड रेक्टम एंड एनल। एनल मतलब जो ओरिफिस है जहाँ से हम पास करते हैं स्टूल, वो तो रेक्टल एनोरेक्टल, मतलब ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं दो हिस्से में थोड़ा बहुत इसके बारे में कहूंगी। तो जो रेक्टल डिसीज है, जो बड़ी आंत से नीचे वाला, जो एनस से पहले वाला पोर्शन है, उसका जो है उसमें कभी भी जो भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें क्या सिम्टम्स से पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक तो सबसे पहले आते हैं कि उनको कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मतलब उनका जो भी बॉवेल हैबिट्स है, जो लैट्रिन में जाने का हर एक का एक साइकिल होता है। तो कोई रोज सुबह जाता है, कोई एक बार जाता है, कोई 2 बार जाता है। ऐसे हमें काफी पेशेंट्स का जब हम देखते हैं तो पैटर्न्स दिखने में आते हैं। लेकिन जो इनका एक आध पेशेंट का जो पैटर्न है मरीज का, वो सडनली चेंज हो जाता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको सडनली डायरिया होने लगता है, 3 4 बार लैट्रिन में जाना, या कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसे कुछ भी चीजें उनके रूटीन हैबिट्स में यहाँ पे आती है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में। उसके बाद वहां से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज आना, उसके बाद वहां दर्द होना। और वो दर्द हम जब भी पेशेंट कहता है कि लैट्रिन पास करने के पहले बहुत पेट में दर्द होता है एंड बाद में लैट्रिन होती है। और उसके साथ ही जो कभी कभी होता है खुजली आना। दूसरा है लैट्रिन की जगह बाहर आना। और वेट कम होना।
मतलब जिसकी कोई वजह नहीं है फिर भी वेट कम होना। अब ये डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज में पतला पानी जैसे आना, ब्लड होना, या ये ऐसे बहुत कुछ चीजें इसमें है, वो हम आगे के हमारे डिस्कशंस में डिस्कस करेंगे। और ये है उनके सिम्टम्स जो जिसके साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो इसमें क्या एग्जामिनेशन किया जाता है, ये जो सिम्टम्स है या ये जो है दिक्कतें है वो हमारे मरीजों ने कहा है। लेकिन कोई भी डॉक्टर जनरली यहाँ पे जब भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के साथ कोई भी पेशेंट आता है तो उसका एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, ना कि डायग्नोसिस के लिए बट उसकी स्टेज क्या है, उसकी जो भी डिसीज है वो समझने के लिए। तो उसमें बेसिकली इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखना वो जगह में क्या है। डिजिटल मतलब एग्जामिनेशन मतलब हाथ से उंगलियों से एग्जामिनेशन होता है। प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्माइडोस्कोपी है। और ये जो एग्जामिनेशन है वो जनरल सर्जन करता है। और इनके थ्रू हमें ये पता चलता है। तो एक यहाँ पे एक चीज मेरे को बोलनी है कि हमारे पास बहुत सारे ये ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन हमेशा उनको जनरल सर्जरी के पास, सर्जन के पास या जो भी सर्जन है वो एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, ताकि उसका परफेक्ट डायग्नोसिस हो जाए और वो हिसाब से हमें उनको ट्रीटमेंट करने में सही रहे। अ, उसके बाद कौन कौन सी अभी ये डिसीजेस के क्या पैटर्न में आता है, मतलब उसके क्या भाग है। तो इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इन्फ्लेमेशन होने के बाद जैसे डिसेंट्री होती है, क्या होता है वो अमीबिक या बैसिलरी डिसेंट्री जनरली होती है, उसमें स्टूल में मतलब लैट्रिन में ब्लड आता है और वो मिक्स होके आता है, अलग से नहीं आता। उसके बाद कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे है या कोई भी जख्म हो जाए वहां पे हाथ में, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता है, हालांकि मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे डिसीजेस में। उसके बाद प्रोलैप्स होता है, मतलब जो जगह है वो लैट्रिन की जगह बाहर आती है। कभी भी कभी वो दो प्रकार के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा ही उसका जो भाग है वो नीचे आता है और उसके बाद वो अपने आप लैट्रिन के बाद भी ऊपर चला जाता है। और कंप्लीट मतलब वो ज्यादा है तो इसीलिए कंप्लीट कहते हैं उसको, तो ज्यादा आता है। एंड वो कभी भी मतलब अपने आप जाता है, कभी अपने आप नहीं जाता है, या उसमें सर्जरी की जरूरी पड़ती है। और बहुत बार ट्यूमर्स होते हैं वहाँ, बिनाइन हो सकते हैं या कार्सिनोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट डिसीजेस भी हो सकती है। तो ये सारी डिसीजेस हमें रेक्टल डिसऑर्डर्स में इन जनरल जो सर्जरी हमारी जनरल सर्जरी है वो ये डिसीजेस को इसमें अधिकतर मात्रा में ये डिसीजेस होती है ऐसे कहते हैं। उसके बाद अब अगर हम अभी एनल डिसीजेस में आए, तो उसमें एनल डिसीजेस मतलब जो लैट्रिन जहाँ से बाहर आती है वो जगह एग्जैक्टली तो उसमें पीलोनिडल साइनसिस करके एक परेशानी होती है। और वो ज्यादा अधिकतर जनरली मेल पेशेंट्स में या उसमें दिखी जाती है। ऐसे नहीं है कि लेडीज में नहीं होती, बट ज्यादा करके मेल्स में होती है। और पिलोनेटल साइनसेस में जनरली वो खुजली आना, दर्द होना, थोड़ा डिस्चार्ज होना, ऐसे कुछ सिम्टम अचानक होने लगते हैं। इनकॉन्टिनेंस है मतलब लैट्रीन अपने आप निकल आना। तो अपने आप निकल आने में दो प्रकार है। एक तो अगर किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं जैसे हम डायरिया कहते हैं या डिसेंट्री हो गया, तो सडनली जो अर्जेंसी कहते हैं हम लोग हमारे लैंग्वेज में, जैसे ही पेट दर्द हो गया एकदम भागना पड़ता है पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए, लैट्रिन के लिए। और अगर उसके दौरान कभी कभी वो निकल जाती हैं, या कभी कभी जो गैस पास होता है जो फ्लेटस हम कहते हैं उसके साथ भी निकल आती हैं। ये है जब इन्फ्लेमेशन की तरफ से या पेट खराब है, ऐसे कुछ परेशानी हो तो। लेकिन कभी कभी इनकॉन्टिनेंस इसीलिए भी होता है कि इससे ज्यादा इन नॉन इन्फ्लेमेटरी वजह है, तो वो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है या कोई सर्जिकल डिसीज हो वहां पे, कोई प्रॉब्लम हो और उसमें जो लैट्रिन पे कंट्रोल है वो पेशेंट का कम हो जाता है। तो वो उनकी जो स्टूल है वो थोड़ी बहुत ड्रॉप्स में या थोड़ा बहुत पास होता है, तो ये है एक इनकॉन्टिनेंस।
उसके बाद जो मेन हम कहते हैं कि फिशर, ये फिशर मतलब जो लैट्रिन का रास्ता है वहाँ क्रैक या वहाँ अल्सर जैसे या वहाँ पे एक जख्म जैसे लंबाई में जख्म जैसे होना, ये हम सिंपल हिंदी में इसको कह सकते हैं। और अगर वही कहते हैं इलोंगेटेड अल्सर इन लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, तो जहाँ ये मेन है इंग्लिश में। और ये मोस्टली क्यों होता है? अगर पेट साफ नहीं है, हार्ड मतलब बहुत कड़क स्टूल्स आ रही है और जोर लगा के पेशेंट्स को लैट्रिन नहीं आ रही है तो बार बार जा रहे हैं, और जबरदस्ती जाके बैठे रहे और जोर लगा के लैट्रिन पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हार्ड स्टूल है, बहुत कॉन्स्टिपेशन है, 1-2 दिन में पास नहीं किया है कोई भी वजह से, और वो बहुत कड़क स्टूल है, तो वो जबरदस्ती पास करने में वो आते आते लैट्रिन का जो नीचे वाला एनल कैनाल का रास्ता है उसमें एक जख्म, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लंबाई में एक जख्म बना देता है। अधिकतर यही वजह हमें मिलती है मेनी पेशेंट्स जो फीचर में है इसमें। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस है, जैसे आपको भी पता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीजेस वगैरह है। लेकिन क्रॉन्स डिसीजेस में यह ज्यादा मतलब फीशर जैसे बीमारी ज्यादा पाई जाती है। और ये फीशर जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। इसका मेन डिफरेंस ऐसे है कि क्यों हमें ये एज ए होम्योपैथ पता होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट जनरली किसी को सडनली कोई कॉन्स्टिपेशन हुआ, सडनली कोई चेंज ऑफ डाइटरी हैबिट हो गई, पानी कम पिया, ट्रैवलिंग में है, या कोई मेडिसिन हो गया, या ऐसे अनेक लाइफस्टाइल की वजह से, चेंज की वजह से मतलब उनको पेट सही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो टाइम एक आध दिन हार्ड स्टूल आई तो वो कट जैसे फीचर हो जाता है और कुछ दिनों में वो हील हो जाता है, वो है एक्यूट फेज। कभी कभी क्रॉनिक मतलब किसी किसी को ये हमेशा के लिए दिक्कत रहती है, तो ये बार बार चीजें होती है, कभी होता है ठीक होता है, कुछ महीनों के बाद वापस होता है। या जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या कोई अगर पेट की बीमारी है, क्रॉन्स डिसीजेज जैसे है जिसमें कॉन्स्टिपेशन अधिकतर होता है ज्यादा करके, या बार बार लैट्रिन पास हो रही है, हार्ड हो रही है, ऐसे कुछ जगह है तो वो क्रॉनिकली पाया जाता है। बहुत कुछ जगह पे एक आध बार पेशेंट को हो जाता है, कुछ ट्रीटमेंट के बाद ठीक भी हो जाता है। बट अधिकतर लोगों में हमें क्रॉनिक भी जाता है जो हमारे पास होम्योपैथी में दवाई लेने आते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, मेन उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स या सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें बहुत जबरदस्त पेन या दर्द पेशेंट को लैट्रिन की जगह होता है। इसको टिपिकली शार्प शूटिंग पेन होता है। एंड ये कब होता है? जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है, और स्टूल पास करने के टाइम और उसके बाद काफी देर तक, कभी कभी कुछ घंटे, आधा एक घंटे, एक आधा दिन, इतना तक भी ये दर्द रहता है। और पेशेंट बैठना, उठना, चलना, ये भी कब पेशेंट में मुश्किल होता है जब ये दर्द बहुत होता है। उसके साथ ब्लीडिंग मतलब खून भी आता है। और जो खून इसमें जो टिपिकली मेडिकल लैंग्वेज में कहता है कि जो भी फिशर में खून आता है वो कैसे आता है, वो ड्रॉप्स में नहीं आता जनरली, वो लैट्रिन के साथ में लग के एज ए स्ट्रीक, एज ए लाइन आता है। और ये ज्यादा करके अधिकतर फीमेल्स में पाई जाती है ये बीमारी। तो फिशर में बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक होता है, एंड ये कट है। और इसमें मेन सिम्टम आपको मिलता है पेशेंट के द्वारा, पेन मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लैट्रिन पास करने में, और वो काफी टाइम रह रहा है, और ये दर्द होता है, खुजली, इरिटेशन भी होता है, एंड इसमें ब्लीडिंग भी होता है। लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत नहीं होता है, जैसे हम आगे जाके देखेंगे पाइल्स में वगैरह कैसे होता है। ये जनरली थोड़ा सा कम होता है। और ये खून जो है वो स्टूल में मिक्स होते हैं, मतलब लैट्रिन में मिक्स होके भी नहीं आता, जैसे हमने डिसेंट्री में कहा है कि ये मिक्स होता है, मतलब ब्लडी स्टूल, मतलब ब्लड एंड स्टूल मिक्स होता है, म्यूकस भी होता है। लेकिन इसमें नॉर्मल स्टूल होता है, मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड होता है, उसके साइड में लग के एक स्ट्रीक से, एक स्ट्रिंग जैसे थोड़ा सा ब्लड आता है, 1-2 ड्रॉप आ भी सकता है, लेकिन ये साइड से आता है। पेन इसमें मेन आता है, और ये जनरली फीमेल्स में पाया जाता है। उसके बाद ट्यूमर्स मतलब अनेक तरीके की ग्रोथ्स भी हमें एनल डिसीज में दिखती है, एंड ऐसे इसके साथ भी हमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट है, हम कह सकते हैं पाइल्स, या जिसे हम हेमरॉइड्स कहते हैं। तो अब ये फिशर से थोड़ा अलग है।
तो उसमें बेसिकली दो प्रकार के पाइल्स या हेमोरॉइड्स हैं। वो है इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने फिशर में कहा कि ये कट है एक सिंपल लैंग्वेज में, तो वैसे पाइल्स और हेमोरॉइड्स है क्या? ये एक जो हमारी रेक्टल मतलब जहाँ ब्लड सप्लाई होता है उसकी वेन्स है, उसका एक गुच्छा बन जाता है, उसको हम हेमोरॉइड्स और पाइल्स या पाइल्स कहते हैं। ये कोई जख्म नहीं है या अल्सर नहीं है, लेकिन ये एक गुच्छा है जो ब्लड वेसल्स का है, वो हमारे पेशेंट्स को जिनको पाइल्स है एनल एरिया में होता है। और ये दो प्रकार का है मेन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ये होता है जनरली फैमिलीज में, मतलब एक आध फैमिली में दो तीन मेंबर को है, उनके पहले रिलेटिव्स में भी है, तो ये फैमिलीज में पाया जाता है जनरली इंटरनल पाइल्स। और उसकी पोजीशन जो कहते हैं, हमने जो सर्जरी में पढ़ा है कि अगर हम राउंड एक क्लॉक देखते हैं तो 3, 7 और 11, ये क्लॉक मतलब जहाँ पे हम 3 रहते हैं, जहाँ पे 6 के बाद 7 है और 12 से पहले 11, ये 3 जगह पे ये ज्यादा पाए जाते हैं उनका लोकेशन, ये गुच्छों की या पाइल्स की। और ये ऑफ कोर्स सर्जन के द्वारा जब एग्जामिनेशन होता है यही पता चलता है, और जगह भी हो सकता है, लेकिन ये 3 जगह ये ज्यादा करके होता है। और इसमें पेशेंट्स को ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग ड्रॉप्स में होता है। और ये जो होता है एनल कैनाल से जो होता, अब जो ब्लीडिंग होता है इसमें, जैसे मैंने पहले कहा वो स्ट्रीक में होता है फिशर में, इसमें यह ड्रॉप्स में आता है और कभी कभी कुछ बूंदें आती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारा खून जो पेशेंट हमें डिस्क्राइब करते हैं ऐसे आता है। तो रेंज ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, जो फिशर में कम है यहाँ बहुत ज्यादा है, ड्रॉप्स में आता है मोस्टली ड्यूरिंग आफ्टर और बाद में स्टूल में, मतलब बहुत सारा ब्लड इसमें बेसिकली होता है। दर्द भी होता है, लेकिन दर्द फिशर से थोड़ा सा कम होता है। अब इसमें ये इसमें ना 3 डिग्री है, मतलब इसकी जो मात्रा है, इसकी जो सिवियरिटी है वो उससे पता चलता है। उसको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पाइल्स कहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री पाइल्स क्या है कि जो एनल कैनाल से नीचे आते नहीं, वो अंदर की तरफ ही रहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसमें क्या होता है, जो पाइल्स है, जो गुच्छा है, वो जब पेशेंट लैट्रिन पास करता है वो बाहर आता है, लेकिन वो बाहर आने के बाद लैट्रिन जब होती है उसके बाद वो अपने आप, या पेशेंट हाथ से उसको अगर धक्का देता है, धकेल देता है, वो अंदर चला जाता है, उसको सेकंड डिग्री पाइल्स हम कहते हैं। और थर्ड डिग्री है वो हमेशा के लिए बाहर रहता है, मतलब वो लैट्रिन पास करने के टाइम ही नहीं, बाद में भी वो बाहर ही रहता है, और वो अंदर जाना मोस्टली पॉसिबल नहीं होता, अगर मतलब अपने आप भी नहीं, और अगर पेशेंट उसको हाथ से उंगलियों से अगर अंदर डालना चाहे तो वो भी नहीं। और ये है उसका ये उसके 3 प्रकार हैं। अब आप कहेंगे ये हम क्यों जाना है, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन ही नहीं, लेकिन प्रोग्नोसिस, मतलब हम क्या उनको बताए पेशेंट को, ये मतलब कैसे हम ट्रीट करें और कहाँ तक हमारा लिमिटेशन है और कहाँ हमारा स्कोप है, ये डिग्रीज से हमें पता चलता है। वो हिसाब से हम अपनी मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। तो जैसे ही मैंने कहा, इसमें दर्द कम होता है फिशर के प्रति, और ब्लीडिंग कॉमन होता है और वो ज्यादा होता है। ये है बेसिक इंटरनल पाइल्स के बारे में एंड डिफरेंस फिशर एंड पाइल्स के बारे में। ये बहुत जरूरी है हमें डायग्नोसिस करने के लिए। अब आता है एक्सटर्नल पाइल्स। तो एक्सटर्नल पाइल्स जनरली ये गुच्छा जैसे नहीं है, तो अधिकतर ये एनल कैनाल जो है या एनस है उसके आसपास एक हिमेटोमा, मतलब जमा हुआ ब्लड जैसे है, जिसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। एंड ये सडन आता है मोस्टली, एंड ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। एंड ये कहाँ ज्यादा करके साइडों में, लेफ्ट एंड राइट साइड एनल कैनाल के पाया जाता है। लेकिन जो हम हमारे पास ओपीडी में होम्योपैथी में पेशेंट आते हैं, वो अधिकतर इंटरनल पाइल्स के ही ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल है वो बहुत इमरजेंसी में होता है, एक्सक्रूशिएटिंग बहुत ज्यादा पेन होता है, एंड जनरली ऐसे नंबर, मतलब प्रिविलेंस इसका इंटरनल पाइल्स से कम है। और अगर हम प्रैक्टिस में देखते हैं, आप सारे लोगों को पता है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, तीनों डिग्रीज के इंटरनल पाइल्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं।
दूसरा एक इसमें है जो प्रेजेंटली मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट्स की होती है, वो खुजली आना लैट्रिन की जगह। तो ये खुजली आने के लिए भी काफी अर्ज, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वर्म्स, खास करके बच्चों में, कि अगर वर्म्स इन्फेस्टेशन है, कीड़े हैं, तो कीड़ों में लैट्रिन की जगह खुजली आती है। लेकिन उसके साथ ही बाकी भी वजह है जो हमें देखनी है और दिमाग में रखनी है, और उसके हिसाब से इन हमारे मरीजों को ट्रीट करना है। एक तो है बहुत ज्यादा पसीना आना या क्लीन नहीं रहना, मतलब साफ सुथरा अगर नहीं रहते हैं, या बहुत टाइट, या मतलब कॉटन के क्लोथ नहीं, जैसे नायलॉन या ऐसे कोई सिंथेटिक क्लोथ पहने जाते हैं खास करके गर्मियों में, तो ये चीजें हो सकती है। उसके साथ ही अगर एनल या पेरी एनल या लेडीज में वजाइनल डिस्चार्ज है, जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, वो अगर इन्फ्लेमेटरी है, तो उसके चिपचिपेपन से, इन्फ्लेमेशन से भी आसपास की सारी जगह इंक्लूडिंग एनल जगह पे खुजली हो सकती है। वर्म्स या पैरासाइट जो हमने पहले ही कहा, जो हम कॉमनली है सोचते हैं, और ये कॉमन कॉज है, पहले ही हमारे दिमाग में ये आता है, खास करके बच्चों में। या अगर किसी की हैबिट सही नहीं है, वर्म्स की मेडिसिन नहीं ले रहे, मिट्टी में खेलने वाले बच्चे हैं, या वैसे और सिम्टम्स के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलर्जी, कोई भी चीज की एलर्जी होने से, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम वहाँ के एरिया में होने से भी खुजली के साथ, सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। और ये बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने यहाँ, हालांकि ये ऐसी बहुत कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कोई बीमारी का एक सिम्टम हो सकता है। तो इसको अगर हम अच्छी तरह इवेल्युएट करते हैं, तो हम राइट जगह पे पकड़ के उसको वहाँ ही ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद एनोरेक्टल एप्सिस है। अब एनोरेक्टल एप्सिस मतलब एनस और रेक्टम के एरिया में हुआ जो एप्सिस है। तो उसमें जो प्रकार है, अभी इतने डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बट मैं एक हम इसमें बात ही कर रहे हैं, तो पूरा बैकग्राउंड देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है पेरिएनल, एंड ये मोस्टली एक्सटर्नल थ्रोम्बस पाइल्स होते हैं, थ्रोम्बोस पाइल्स जो होते हैं उसकी वजह से होता है। इस्चोरेक्टल होता है, सबम्यूकस होता है, पेल्वी रेक्टल होता है, एंड फिशर जो हुआ है उसमें एब्सेस होता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन है, और एब्सेस बन जाता है, पस बन के। वो एब्सेस का मतलब है एक जगह इकट्ठा हुआ पस, जिसको कोई आउटलेट नहीं है। तो ऐसे ये जो कहाँ है, वो एनल कैनाल के कहाँ पे, कौन से लोकेशन में है एनाटोमिकली, उसकी वजह से मोटा मोटा ये क्लासिफिकेशन उसका है। एंड उसका मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होता है, पेशेंट पेनफुल स्वेलिंग कहता है। अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पेन है, ब्लीडिंग है ज्यादा करके। फिशर की बात करते हैं तो बहुत पेन है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है लैट्रिन करने के टाइम और बाद में। और ये जो प्रेजेंटेशन इसका है एनोरेक्टल एब्सेस का, इसमें स्वेलिंग है, पेशेंट को हाथ में सूजन लग रही है लैट्रिन की जगह के आसपास, और पेन भी है इसमें, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पस है एक कोई जगह पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें अगर एब्सेस होता है, सीवियर पेन होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफकोर्स होम्योपैथी की मेडिसिन काम नहीं करती, ऐसे नहीं करती है। बट इसमें अगर वहाँ पे इनिशियल स्टेज में हम पेशेंट हमारे पास नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रेस एब्सेस हो गया है, या कोई कोमॉर्बिडिटीज है, तो इसके केस में, या अगर बहुत ज़्यादा एब्सेस है, तो उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज या जो भी सर्जरिकल ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, वो इसके लिए हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं फिशर इन एनो। तो फिशर इन एनो का मतलब है भगेंदर, और हम पाइल्स का मतलब है बवासीर, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो। तो ये फिशर इन एनो में क्या होता है, ये एक ट्रैक बन जाता है, मतलब एनल कैनाल जो बीच में है उसके साथ जो बाहर की स्किन है, वहां पे एक रास्ता बन जाता है, और उसके थ्रू कुछ पानी या पस बाहर आने लगता है। तो क्या है, इट इज अ ट्रैक कनेक्टिंग एनल कैनल ऑफ रेक्टम एंड स्किन अराउंड एनस, मतलब रेक्टम या एनस अंदर की जगह, और बाहर जो हमारे लैट्रिन की जगह के आसपास की स्किन है, वहां तक एक कैनाल या एक ट्यूब जैसे बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, उसको फिशर कहते हैं। एंड ये मोस्टली जो एनोरेक्टल एब्सेस है ना, वो बर्स्ट होने से, ये में फट जाने से, या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो जब भी एक जगह पस अगर इकट्ठा है, तो वो आप बाहर आने के लिए कोई आउटलेट ढूंढेगा। अगर
टाइम पे बहुत बड़ा पस है, इंसिजन ड्रेनेज सर्जरी को रेफर करके नहीं हुआ, तो वो अपने आप फूट जाएगा और जहां से रास्ता उसको वीक मिलेगा वहां से बाहर आएगा। तो वो केस में ऐसे फिशर बन सकते हैं। और उसके भी टाइप है, जैसे लो लेवल हाई लेवल, मतलब जो ऊपर की तरफ से है वो हाई है, लो है मतलब नीचे की तरफ से जो मतलब एकदम रेक्टम के नीचे की तरफ से और अनिल कैनाल की तरफ से जो रास्ता बना हुआ है। और बहुत जगह पे एक होते हैं, दो होते हैं, मल्टीपल होते हैं, या पार्शियल भी होते हैं, मतलब एक के दो तीन ब्रांचेस भी होते हैं जो कैनाल्स फिशर मतलब फिस्टुला बनते हैं। और कुछ आधे रास्ते में भी होते हैं, पूरा बाहर भी नहीं आते, दो तीन इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार उसमें हमें देखे जाते हैं। और उसका मेन सिम्टम है डिस्चार्ज, मतलब कोई ना कोई वहां से पेशेंट कहता है कि वहां कोई गीलापन लग रहा है, लैट्रिन की जगह पानी आ रहा है, चिपचिपा पानी आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज लग रहा है। तो वहां कभी भी लैट्रिन भी नहीं कर रहा है, बैठे हैं तो दिन में वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो टिश्यू पेपर से या देखने से वो ऐसे चिपचिपा पीला पानी आ रहा है। वो ऐसे जगह ऐसे उनके मोस्टली कहना होता है, ये सिम्टम्स होते हैं। और उसके साथ भी दर्द भी होता है और स्किन इरिटेशन, क्योंकि वो पस आ रहा है, इन्फ्लेमेशन है वहां पे, दर्द थोड़ा बहुत है, लेकिन स्किन इरिटेशन भी है, क्योंकि अगर कोई जगह गीली रह जाती है और बार बार डिस्चार्ज आता है, इन्फ्लेमेशन है, तो मोस्टली वहां की जगह में इरिटेशन, खुजली, दर्द, ये सारे दिक्कतें पेशेंट्स को होती है। अगर ये है एनल एंड रेक्टल एंड ये डिसीजेस एनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। लेकिन अगर हमारे पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं होम्योपैथी के, तो उसमें कौन से हैं? पाइल्स के, मतलब बवासीर के, फिशर के हैं, एब्सेस के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, फिस्टुला मतलब भगेंदर के भी आते हैं, प्रोलैप्स रेक्टम, प्रोलैप्स के भी काफी पेशेंट हैं, वार्ट्स अराउंड द एनस है, पॉलिप्स के भी है, एनल स्किन इश्यूज है, मतलब प्लूराइटिस है, या कोई स्किन एलर्जी है, या कोई स्किन सिम्टम है, या कोई एक्जिमा भी हो सकता है, लाइकन प्लानस भी हो सकता है, कोई भी स्किन डिसीज, सोराइसिस या कोई भी है, वो जगह है, तो वो भी एक बाकी के साथ में वो भी हमारे पास आते हैं। और वर्म्स, तो ये ज्यादा अधिकतर करके ये पहले मैंने इन जनरल जो मेन परेशानियां हैं वो बताई है, लेकिन हमारे पास अधिकतर ये चीजों के लिए, ये डिसीजेस के लिए पेशेंट्स होम्योपैथ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। अभी आप समझेंगे कि ये टॉपिक क्यों, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रही हूँ। इतने साल के प्रैक्टिस के दौरान हमारे पास जब भी, खास करके मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ये बहुत है, दिन में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, ये कोई ना कोई एनोरेक्टल डिसीजेस के साथ, फिशर हो, पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो, मतलब ये इससे मात्रा या प्रिवेलेंस जो हम कहते हैं ऐसे एनोरेक्टल डिसीजेस की, ये बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए। इसीलिए हाई प्रिविलेंस है, तो ज्यादा पेशेंट है, जब भी ज्यादा पेशेंट है हमें क्विक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो हमने अपने क्लिनिक्स में या इस सालों के प्रैक्टिस में लिया है वो एक्सपीरियंस शेयर भी होना चाहिए, ताकि जो नए होम्योपैथ से नए बच्चे हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए आसान रहे, और वो समझ भी ले कि क्या डिफरेंस है जो हमारा एक्सपीरियंस गेन है। और वही टाइम मैंने सोचा कि एक फोरम मिल जाए हमें, जहां हम सारे लोगों का एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर करें। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ प्रेफर करते हैं। एंड अगर ये प्रॉब्लम्स है, अगर हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, और ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते हैं, तो अगर हम पेशेंट की लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स वगैरह अगर ठीक करते हैं, या तो ये काफी हद तक ये चीजें जो डिसीज बनती है ये एनोरेक्टल, वो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक हम लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद इसका आउटकम, मतलब इसके बाद बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत बार परमानेंटली भी ठीक होते हैं। और सर्जरी के बाद भी बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्योंकि रीअकरेंस बहुत है, क्योंकि उनका जो कॉज है ये परेशानी होने का वो वैसे ही रहते हैं, बस आउट उसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, डिसीज है, वो बस सर्जरी के द्वारा निकाली जाती है, लेकिन उसकी वजह कि क्यों ये हो रहा है वो वैसे ही रहता है। तो इसीलिए ये एरिया में होम्योपैथी का बहुत सारा रोल है। और ये क्योर हम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये डिसीज कौन से स्टेज पे है इस पे डिपेंड करता है, उसकी वजह क्या है। अगर थर्ड डिग्री पाइल्स के साथ कोई पेशेंट आता है, सीवियर ब्लीडिंग है, तो हम उसको कह नहीं सकते कि हम सही सारा कर देंगे, आप हमारे साथ आओ ट्रीटमेंट लेते रहो। तो ऐसे नहीं है, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है और हमारा कुछ स्कोप भी अच्छा है, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और
उसके बाद अगर मेरे प्रैक्टिस में हमेशा देखा है, जो भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, फिशर हो, पाइल्स हो, जो ऑफकोर्स हम सिम्टम्स के द्वारा ही इसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि हम एग्जामिनेशन तो जनरली करते नहीं है, हम सर्जरी के पास, जनरल सर्जरी के पास भेजते हैं एग्जामिनेशन करके डायग्नोस करने के लिए। और इसमें हमेशा मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं नहीं हम मैडम हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें आप पे भरोसा है, आप ही हमें ठीक कर देंगे, मैं जानता हूँ मेरा ये ठीक हो गया, मेरा पड़ोसी ये वो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा है ये आप ही ट्रीट करोगे। तो इसीलिए रिलक्टेंस है। और अगर हम जाते हैं कि ये रिलक्टेंस क्यों है, एक तो फेथ ऑफ होम्योपैथी है वो जो हमारे लिए अच्छी बाजू है, दूसरा है जो हमने सोचना चाहिए कि हमारे लिए फेथ ही सिर्फ ना देखते हुए दूसरी वजह वो भी है कि वो डरते हैं जाने से, क्योंकि कैसे एग्जामिन करेंगे, वो पेनफुल एग्जामिनेशन होता है। अगर एनोरेक्टल एग्जामिनेशन सर्जन करता है, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है। और तीसरा डर है सर्जरी के लिए बोल देंगे, और सर्जरी करना तो आसान नहीं है, उसका भी डर है, और सर्जरी करके फलाना का किसी का वापस आया है तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उससे अच्छा है आप ही मैडम उसको ठीक कर दो। तो ये है मेन रिलक्टेंस की वजह। एंड रीअकरेंस और ऑपरेशन की डर, ये जो मैंने बोल ही दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्यों है, होम्योपैथी में काफी सारी मेडिसिन है। एंड वो मेडिसिन हमारे लिटरेचर में अगर हम देखते हैं मटेरिया मेडिका में तो बहुत सारी है, लेकिन कौन से टाइम कौन सी दवाई देनी है, क्या सिम्टम्स मेन है, मैंने सोचा कि एक लेवल पे एक जगह पे अगर हम क्विकली मेन मेन जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो भी डिस्कस करें तो हम सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स बाद में हम एक्सपीरियंस शेयर भी कर लेंगे। तो ये मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना है। बाद में जो पेशेंट्स आते हैं उनके हमारी प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, एक तो क्योर, वो कहते हैं हमें पूरा ठीक कर दो जी, हमें नहीं पता, आप हमें ठीक करोगे। ये एक है। उसके साथ पेन, क्योंकि मोस्टली सारे पेशेंट पेन में आते हैं, तो कुछ नहीं पता मैडम, हम बैठ भी नहीं सकते, हम परेशान हो रहे हैं, रोज ये हो रहा है, तो आप सबसे पहले हमारी पेन ठीक कर दो। बाद में ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज है तो उससे बहुत परेशान होते हैं, खून बहुत जा रहा है, कमजोरी आ रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो ये भी आप ठीक करो। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है। काफी सारे लोगों को अगर हम हमारे इंडियन इसमें देखते हैं तो गैस बन रही है डॉक्टर साहब, ऐसे कहने वाले हमें, मेरे को लगता है ऐसे कभी एक भी दिन नहीं है कि एक भी पेशेंट नहीं आए को जो गैस बन रही है, आप गैस की दवाई दो, हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसकी दवाई दो, इसकी वजह से सारी हमें परेशानी है, ऐसे कहने वाले हैं। और उसके साथ हम उसको जैसे बनने से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को हो गया है तो सर्जरी भी करी है, तो कभी कभी इनिशियल स्टेज में आते तो हम लोग उनकी सर्जरी नहीं जाना पड़ता उनको, हमारी दवाई से ठीक भी हो जाता है, साथ में कुछ अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कहते हैं डाइट वगैरह के प्रति। और अगर किसी की सर्जरी हो रही है उसके बाद भी वो आया है तो वो रिकरेंस भी होता है पाइल्स वगैरह जैसे जगह पे, तो वो भी हम कहाँ ना कहाँ रिकरेंस को भी थोड़ा सा स्टॉप करने में मदद कर सकते हैं। या अगर होता है तो सर्जरी के बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैडम अभी आप दवाई दो ताकि हमें वापस ना आए, क्या करना है बताओ। या इसमें कभी हो जाता है तो इनिशियल स्टेज में ही इसको पकड़ के अगर आप दवाई देते हैं प्रॉपरली तो पेशेंट की सफरिंग कम हो जाती है। अब अगर होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिसिन के बारे में मैं मेन कुछ 20-30 मेडिसिन के बारे में मेन मेन सिम्टम्स बता ही दूंगी। लेकिन मैनेजमेंट के क्या है, सबसे पहले इसेंशियल है डायग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारे एक जैसे सिम्टम्स है, मतलब प्रेजेंटिंग जो तकलीफ है पेशेंट लेके हमारे पास आता है वो एक जैसी सिमिलर है, पेन है, ब्लीडिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्चार्ज है, ये तो मेन है। लेकिन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है, जो पेशेंट हमें कहता है उसके हिसाब से हम इसमें डायग्नोसिस करते हैं। तो हर बार पेशेंट कहे उसको हम 100% ट्रूथ मान के भी नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन पेशेंट को रह सकता है, उनको भी कुछ प्री कंसीव्ड या पहले से आइडिया होती है ऐसे होता है तो ये बवासीर होता है, और हम जब एग्जामिन करवाते हैं तब पता चलता है ये और ही कुछ है, फिशर है। कभी ये मल्टीपल भी होता है, ये दोनों तीनों चीजें, एक दो तीन चीजें भी एक साथ पेशेंट में पाई जाती है, इसीलिए सबसे पहले डायग्नोसिस जरूरी है। साथ के साथ एग्जामिनेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि डायग्नोसिस के साथ वो क्या स्टेज में है, पाइल्स है समझो तो क्या इंटरनल है एक्सटर्नल है, इंटरनल की क्या स्टेजेस है, ये हमें पता होने के बाद ही हम इसको एक
कैसे इसका मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। मतलब हर चीज हम ट्रीट कर सकते हैं 100%, ऐसे नहीं है। तो इसीलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो स्टेजेस एंड फेजेस, मतलब क्या लेवल की डिसीज उसमें है। और जब भी ब्लड लॉस का पेशेंट आता है कि मेरे को खून जा रहा है, तो हम पूछते हैं कि कितने दिन। तो कोई कहता है 2 दिन, कभी कभी जा रहा है सालों से, कभी 2-4 दिन जाता है, बंद होता है। अलग प्रकार की हमें स्टोरीज या हिस्ट्रीज मिलती हैं। साथ के साथ अमाउंट ऑफ ब्लड भी बहुत जरूरी है। कोई कहता है 2 बूंद है, कोई कहता है इतना है कि पूरा लैट्रिन लाल हो जाता है। तो ये अगर हम सोचेंगे और इस इनके कहने पे ओके करेंगे, क्योंकि बहुत तो कहते हैं हमने देखा ही नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है, आजकल इंग्लिश टॉयलेट है, कहाँ पता चलता है मैडम कितना है। तो ये सारे हिसाब से अगर पेशेंट के गाइडिंग या मिसगाइडिंग सिम्टम्स से हम चले, तो पेशेंट के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना है ये जानना जरूरी है। और बहुत मेरे प्रैक्टिस में जब भी बहुत ब्लड लॉस के साथ पेशेंट आते हैं या क्रॉनिक कहते हैं, 1-2 बार है, पेन है, अगर हमें पता है कि ठीक है पेशेंट समझदार है, तो हम इतना इमिजिएटली नहीं, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन करना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि सही में कितना ब्लड लॉस पेशेंट को हो रहा है, क्रॉनिक है क्या है। और अगर कोई अदर कोमोर्बिडिटीज पेशेंट को है, वो भी जाननी पड़ती है। जैसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, कोई लिवर का प्रॉब्लम है और उसके साथ वो ब्लीडिंग में आ रहा है, क्या है, ये भी हमें जानना इसमें जरूरी है। और क्योर कर सकते हैं या सिम्टोमेटिक कर सकते हैं हम लोग एज ए होम्योपैथ, उसको ऑफर तो कर सकते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो कम तो कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, या उसको सिर्फ एक हम पेन रिलीफ या उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये भी हमें तय करना जरूरी होता है। एंड उसके साथ साथ ये जब समझ आए, तो हमें पेशेंट को क्या बताना है, क्या एक्सप्लेन करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। क्या खाए पाए, कैसे लाइफस्टाइल हो, क्या हो, कैसे क्या देखना है उन्होंने, कब हमारे पास आना है, कब क्या करना है, बेसिकली ये चीजें हमें उनको बोलना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब खाने पीने में क्या फर्क है। अगर दर्द हो रहा है तो गर्म पानी से सेकना, जैसे सीड्स बात कहते हैं वो इसे टाइप में, क्या ऑइंटमेंट लगाने हैं, क्या करना है, मतलब कैसे आपकी लैट्रिन सॉफ्ट हो, ये पेशेंट को बोलना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये जो जीआई अल्टर्ड हैबिट्स है, ऑफ कोर्स अगर कोई मेजर इंटरनल डिसीज ना हो, डायरिया हो मतलब, या कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या लाइफस्टाइल में उन्होंने मॉडिफाई करना है। कैसे स्ट्रेस, कैसे नींद, पानी कितना पीना है, सब्जियां कैसे, फल खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, रफेज खाना है, जो कॉमन हम रोज हमारे क्लिनिक में कहते हैं, कोई नई चीज मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ बोलना जरूरी है। तो जब भी हम कोई ऐसे केस हमारे पास आते हैं, रोज ही आते हैं, तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। वो हिसाब से सिर्फ सिम्टम्स देखने के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखने के लिए नहीं, लेकिन ये सारी चीजें भी हमें जानना और समझना और वो हिसाब से पेशेंट को गाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आती हूँ कि जो कॉमनली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो क्या क्या दवाइयाँ हम अपने प्रैक्टिस में अधिकतर पेशेंट को देते हैं। जो मैंने लीस्ट लिखी है वो ऐसे द मोस्ट कॉमन टू द रेयरेस्ट या द रेयरेस्ट टू मोस्ट कॉमन ऐसे नहीं है। मैंने यहाँ कोशिश करी है कि अल्फाबेटिकली में थोड़ा सा सम अप करूँ। ऑफ कोर्स इसमें सारी दवाइयाँ नहीं हैं, बट जो भी हम कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है एक जगह पे। तो उसमें एस्क्यूलस है, तो हम सारे जानते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है। प्रिकिंग लिटिल स्टिक्स और प्रिकिंग इचिंग पेन है, और उसके साथ लो बैक में पेन है, और ये बहुत जगह पे बहुत पेशेंट्स में ये कामयाब दवाई होती है। वहाँ पे पेन टिपिकली मैं 2 जगह पे इसको प्रिस्क्राइब करती हूँ, कि अगर प्रिकिंग टिकिंग ऐसे ही एकदम एक पेन है पेशेंट को कि कुछ चुभ रहा है, ऐसे पेशेंट बोल रहे हैं, और उसके साथ अगर बैक पेन है, लो बैक पेन है, या एनल एरिया में इचिंग है, और मोस्टली ब्लीडिंग कम है या नहीं है, तो ऐसे जगह पे एस्कुलस मैं देती हूँ, तो ज्यादा करके कामयाबी हमें मिलती है। उसके बाद एगलफोलिया है। या आप जानते हैं ये पेनफुल है, मतलब डेफिकेशन, ये कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें, और कॉन्स्टिपेशन के साथ पेन होता है, तो फिशर जैसे जगह पे ये हम दे सकते हैं। एल्यूमिना की भी बात है, यहाँ भी कॉन्स्टिपेशन है,
एंड इवन सॉफ्ट स्टूल जो नॉर्मल स्टूल है उसके लिए भी पेशेंट को स्ट्रेन मतलब जोर लगा के वो पास करनी पड़ती है, इतने आसानी से नहीं होती है। एंड हार्ड स्टूल्स है और इसमें सीवियर पेन एट एनल रीजन है, ब्लीडिंग इचिंग भी है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है लैट्रिन की जगह की, मतलब टच करना भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ये है एल्यूमिनिया का मेन सिम्टम। तो एक है कॉन्स्टिपेशन या इवन सॉफ्ट स्टूल्स पास करने में दिक्कत है, या हार्ड और ऐसे स्टूल्स है तो बहुत दर्द है जैसे किसी ने काट दिया हो। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत सेंसिटिव एनल एरिया है, हाथ लगाना इवन या वहां पे उसमें बहुत परेशानी होती है, वो बेरेबल नहीं होता, तो सेंसिटिविटी ज्यादा है। अमोन म्यूर है, वो भी जैसे पाइल्स है, मतलब और क्रम्बलिंग स्टूल्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे एक साथ बन के ऐसी स्टूल्स आती है। जनरली सेकंड डिग्री पाइल्स में भी ये यूज होती है। एनाकार्डियम है, ऑफकोर्स इंटरनल पाइल्स से फिशर है, ये दोनों चीजों में है, कॉन्स्टिपेशन है। आर्निका है, ये प्रोलैप्स में ज्यादा करके यूज होती है। एंड ऑफकोर्स आर्निका का सिम्टम है पेन एज ए ब्रूइश थ्रोम्बोस पाइल्स। तो अर्निका का पेन कैसे है? एज ए ब्रूइश, मतलब कुछ ऐसे चोट जैसे लग रहा है, दर्द है बट चोट है ऐसे कुछ लग रहा है, जख्म जैसे दर्द हो रहा है। और थ्रोम्बोज मतलब जो पाइल्स है तो वो वेन का गुच्छा ही है, तो थ्रोम्बोसिस है तो नीलापन है वहां पे, ब्लीडिंग भी है। तो ऐसे जगह पे अर्निका का भी यूज अच्छा होता है। ब्रायोनिया ये भी बहुत ज्यादा अच्छी दवाई है उसका। इसके सिम्टम्स में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हार्ड ड्राई नॉटी स्टूल्स जो हमने मटेरिया में पढ़ा है, लाइक बॉल्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काली कलर की या ऐसे हार्ड ड्राई स्टूल्स हैं। एंड बर्निंग पेन भी है एंड इंक्रीज थर्स्ट है, ये ब्रायोनिया में पाया जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन है और ये टिपिकल जो स्टूल एंड जो टिपिकल सिम्टम्स हैं वो हमें से अगर पेशेंट के आता है ये सिम्टम्स के साथ तो ब्रायोनिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये जनरली अधिकतर मेरे को फिशर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं, कॉन्स्टिपेशन है विथ फिशर। पाइल्स में मैंने बहुत कम यूज़ किया है, बट ऑफ कोर्स हम डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं चलते, बीइंग होम्योपैथ अगर सिम्टम सिमिलैरिटी आ रही है तो देने में हमें पेशेंट में अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा। बट जो मैं अभी कह रही हूँ प्योरली मेरे अपने पर्सनल प्रैक्टिस के व्यू पॉइंट पे कह रही हूँ। कॉफिया है, ये भी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है। बहुत पेनफुल है, आपको पता है ये वन ऑफ द ट्रायो ऑफ पेन है, तो बहुत पेन होती है यहाँ पे। तो इसीलिए फिशर में ज्यादा करके दिखता है, ब्लीडिंग इतना नहीं है कॉफिया में। तो ये है मेन कॉफिया का। कैस्केरा सैग्राडा ये है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जनरली हम मदर टिंचर्स में देते हैं, फिशर भी है इसमें। तो ये है कैस्केरा। अब कैलकेरिया कार्ब में हार्ड स्टूल्स है। फर्स्ट पार्ट जैसे स्टूल है तो फर्स्ट इनिशियल पार्ट हार्ड होता है, उसके बाद नॉर्मल स्टूल होता है। एंड ये है, और या लूज स्टूल्स या नॉर्मल भी है या थोड़ा वाटरी स्टूल भी है, वो भी पेनफुल है कैलकेरिया कार्ब में। उसके साथ ही इतना ही नहीं तो हमें बाकी जो कैलकेरिया के जनरल सिम्टम्स है वो भी अधिकतर वो पेशेंट में मिलते हैं, और ऐसे पेशेंट में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कैप्सिकम ये भी पर सीवियर पेन है, बट ये बर्निंग पेन है, मिर्च जैसे पेन है, इतना दर्द है, इतना जलन है कि जैसे मिर्च लगी है। और बहुत सारा सूजन है हाथ में, लैट्रिन के लिए देखता हूँ तो बहुत दर्द है, मिर्चें लग रही है, और बहुत सारा सूजन वहां पे है, ये कैप्सिकम का सिम्टम है। और ये देने के बाद मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैप्सिकम के साथ देखे हैं। कैलेंडुला में जनरली एब्सेस है। कोलेंसोनिया है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जैसे पाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो मोस्टली ये इंटरनल पाइल्स होते हैं, या थोड़ा बहुत इचिंग बर्निंग या थोड़ा बहुत पेन भी है, फर्स्ट डिग्री भी होता है, एंड क्रॉनिक पाइल्स में भी ये दिया जाता है। कैरियर का पपैया है, ये कॉन्स्टिपेशन विद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रिक इरिटेशन है, इंडाइजेशन जैसे चीज है। एंड ये जनरली हम देते हैं अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, तो ये बॉवेल हैबिट्स को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बोलना चाहती हूँ, अगर अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स हैं तो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जैसे हमारे दिमाग में आता है, उसके साथ हमें एनोरेक्टल कैंसर्स भी बहुत दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इसके सबसे पहले अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स होता है।
और ये यंगर जनरेशन में 45-50 में भी हमें पाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि ओल्ड में ही है। जनरली पॉलिप्स होता है, म्यूकस भी स्टूल में आता है, कभी ब्लड आता है। तो अगर ये बहुत पहले हम डिसेंट्री या आईबीएस ना सोचते हुए ऐसे पेशेंट को प्रॉपर टाइम में रेफरल करें और उसके इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन केस उसमें कैंसर है, एनोरेक्टल या रेक्टल कैंसर या एनल कैंसर है, तो ये इनिशियल स्टेज में ही हम डायग्नोस करते हैं ताकि पेशेंट वही स्टेज में क्योर हो सके या आगे उसकी बीमारी ना बढ़े। क्योंकि जब अगर आगे की स्टेज में जाए तो उसमें बहुत दिक्कतें पेशेंट को झेलनी पड़ती है। तो ये एक मैं बस इसमें फ्लैग करना चाहती हूँ ये चीज़ के लिए। चाइना जो सिंकोना बार्क है, बट ऑफ कोर्स ब्लीडिंग पाइल्स है, गैसियस डिस्टेंशन है, पेट फूला हुआ है, गैस भर रही है, पूरा पेट फूला हुआ है, एंड सीवियर वीकनेस है, ये हम जानते हैं उसका मेन सिम्टम है। सीना है ऑफ कोर्स प्यूराइटिस में और वर्म्स में हम ये देते हैं। ग्राफाइट्स है, कॉन्स्टिपेशन है, ऑफ कोर्स लार्ज डिफिकल्ट नॉटी स्टूल्स, म्यूकस में के थ्रेड से जुड़ी हुई स्टूल है, मतलब नॉटी मतलब स्मॉल बॉल्स में है, लार्ज हार्ड है, और वो म्यूकस के साथ बंधी हुई जैसे है स्टूल, ये टिपिकल उसका सिम्टम है। एंड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स भी है, बर्निंग है, प्रोलैप्स है, मतलब ये सारा बेसिकली पाइल्स, फिशर, रेक्टम प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, ये सारी चीजों में ग्राफाइट्स हमें अच्छी रिजल्ट, हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। हेमामिलिस बहुत यूजफुल दवाई है, ब्लीडिंग पाइल्स है विथ वीकनेस एंड पल्सेटिंग पेन, बहुत सारा पेन है, दर्द है, और साथ में ब्लीडिंग है, मतलब सबसे ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा है। ऑफ कोर्स हेमामिलिस इज अ ब्लीडिंग मेडिसिन दी जाती है। हिपारसल्फ एब्सिस है, लैकासिस है, प्लेन बेटर बाय ब्लीडिंग, तो थ्रोम्बोस पाइल्स भी हो सकते हैं या पाइल्स भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग की रेमेडी है ये। लाइको है, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, फीचर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, ऑफ कोर्स बाकी के लाइको के सिम्टम्स इसके साथ होना भी उतना ही जरूरी है। मर्कसॉल है, वो ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल विथ टेनास्मस है, तो डिसेंट्री डायरिया जैसे जनरली डिसेंट्री हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे, या अल्सर्स है या कोई जख्म है, उसके साथ ही अगर सिम्टम मैच करते हैं तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम एनुअल रेक्टल की हो, इसमें ये दवाई बढ़िया काम करती है। म्यूराटिक एसिड भी बहुत सेंसिटिव है, टच के लिए सेंसिटिव टू टच है, मतलब लैट्रिन की जगह टच करना भी पेशेंट को परेशानी होती है, बहुत सेंसिटिव होता है वो जगह। प्रोलैप्स भी है, पाइल्स भी है, तो म्यूरेटिक एंड जलन भी है, तो म्यूरेटिक एसिड इसके लिए बहुत उपयोगी दवाई है। नक्स वोमिका अगेन वेरी वेल यूजफुल मेडिसिन है, बहुत से लोग हम रोज के प्रैक्टिस में इसको अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। वो मेन सिम्टम्स सारे लोग जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन अल्टर्स विद डायरिया है, एंड सेंसेशन ऑफ इज नॉट फिनिश, तो बार बार लैट्रिन में जाना है, अभी नहीं है तो बार, अभी नहीं साफ नहीं लग रहा है, वापस जाता है, तो पेशेंट गोज अगेन एंड अगेन फॉर स्टूल। एंड ऑलमोस्ट सारी कंडीशन जो एनोरेक्टल डिसीजेस की हमने डिस्कस की, प्रोलैप्स से लेके डिसेंट्री है या फिशर पाइल्स शूला है, इसमें ये दवाई उपयोगी पाई जाती है। ओपियम कॉन्स्टिपेशन विद सीवियर पेन है। सल्फर ये भी बहुत उपयोगी दवाई है, बर्निंग है, पाइल्स है, विदाउट ब्लीडिंग जनरली, क्योंकि ये सोरिक है। आज के बाद मोस्टली मैं ये एज ए इंटर करंट मेडिसिन यूज करती हूँ, मतलब बाकी की दवाई के साथ में एक डोज देने से, अगर आपको सिम्टम मैच करते हैं, हार्ट पेशेंट है, बाकी की चीजें हैं, अगर एस्थमेटिक भी वो लेवल है, तो ये भी बहुत अच्छी तरह दवाई काम करती है। बहुत बार रीअकरेंस के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये प्रिवेंट करने के लिए दवाई अच्छा यूज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड, हार्ड ब्लैक स्मॉल स्टूल होती है, पेन है, एंड मॉइस्ट एंड डैम फीलिंग बेसिकली लैट्रिन की जगह है। नाइट्रिक एसिड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्स्टिपेशन, कटिंग स्टूल, ब्लीडिंग है, पाइल्स है, ये इसके सिम्टम्स है। पियोनिया ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, और इसमें ये बहुत ज़्यादा इसका सिम्टम्स एनोरेक्टल डिसीजेस, सारी जगह की प्रॉब्लम एनोल रेक्टल की डिसीजेस में यूज होती है अच्छी तरह। इचिंग है, बाइटिंग पेन है, स्वेलिंग भी है, जलन भी है, जलन विथ चिलीनेस, मतलब जलता है और ठंड जैसे सरसराहट आती है शरीर में। फिस्टुला भी है, गंदे स्मेल का डिस्चार्ज है इसमें। पाइल फिशर्स है, अल्सरेशन है, पेन बहुत ज्यादा है, स्टूल है, एंड डायरिया में जैसे है वो भी चिक है, और पेन, सूजन, ये सारी चीजें पियोनिया में हमें पाई जाती है, और इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं।
प्लम्बम, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई लंपी स्टूल है, टिपिकल पेन है, कॉन्स्टिपेशन में है, तो ये सारी, और इसमें प्रोलैप्स रेक्टम हो या कॉन्स्टिपेशन हो, फीशर हो, इसमें रटानिया बहुत अच्छी दवाई है जनरली, पाइल्स फीचर, बट ज्यादा करके फीचर में मैंने देखी है ये उपयोगी होती है। सीवियर पेन एज ए ब्रोकन ग्लास, मतलब ग्लास कोई टूट के ऐसे बर्निंग, अब लिटरली ऐसे कुछ पेशेंट्स बोलेंगे, ऐसे भी नहीं बट इसके आसपास के, या कुछ पेशेंट हमें बोलते ही है कि चुभन, अब ये चुभन रेटानिया की अलग है, एस्क्यूलस की अलग है, ये ज्यादा पेनफुल है उससे। तो ये मोटा मोटा इसका डिफरेंशिएशन है। एंड वो काफी घंटों तक, दिन दिन, सुबह पास करते हैं स्टूल तो शाम तक, रात तक ये दर्द रहता है, इसीलिए डर के मारे पेशेंट बोलता है कि मेरे को जाना ही नहीं है लैट्रिन में, बैठ जाऊंगा वैसे ही डर से। नाइफ लाइक, मतलब टूटा हुआ, बर्निंग लाइक फायर, फिस्टुला पेन वगैरह ऐसे जगह पे पेन है। सिलीशिया बहुत अच्छी दवाई है, अगेन वो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, फिस्टुला है, फिशर पाइल्स चीजों के लिए, स्मेल वाला डिस्चार्ज है। स्पाजम ऑफ स्पिंटर इसमें मेन करके जाता है, एंड स्टूल बहुत प्रॉब्लमेटिक है नीचे पास करना इजीली। एंड अगर लेडीज में ये बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस कॉन्स्टिपेशन है, वो भी एक इसका सिम्टम है। थूजा कॉन्स्टिपेशन, वार्ड पाइल्स, बर्निंग है व्हाइल वॉकिंग है, साथ के साथ एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैंने ये जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करती हूँ इसके बारे में बताया है, और अगर हम पोटेंसी की बात करें तो अधिकतर कुछ मेडिसिन है वो मदर टिंचर में, जैसे एगल्फोलिया है या हेमामिलिस भी है, लेकिन मोस्टली लोअर पोटेंसी जैसे ब्रीडिंग ज्यादा है तो मदर टिंचर में भी हेमामिलिस यूज हो सकती है, एट द सेम टाइम 30-200 1 m जैसे मेडिसिन पोटेंसी में। तो अब पोटेंसी सिलेक्शन जनरली मैं कैसे करती हूँ कि क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है और उसकी क्या मात्रा है, और पोसोलॉजी के जो हमारे सारे नियम है उसको देखते हुए। लेकिन अधिकतर जो इनिशियल लेवल के पाइल्स है और अगर सिम्टम सिमिलैरिटी अच्छी है तो मैं 200 में देती हूँ, और अगर कम मात्रा के सिम्टम्स है तो 30, रिपीटेड एक्यूट पेन वगैरह है तो रिपीटेड या फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के साथ। और जो इंटरकरेंट जैसे सल्फर वगैरह मेडिसिन को मैं देखती हूँ वो एज ए इंटरकरेंट देती हूँ, और जनरली मिडिल पोटेंसी में 200 के आसपास, ताकि उसका जो हम एक्यूट मेडिसिन दे रहे हैं उसका एक्शन ज्यादा हो, और कभी कभी रिकरेंस एज अ इंटरकरेंट उसके साथ, मतलब फेजेस आते हैं, अगर एक फेज ट्रीट हो गया उसके बाद पेशेंट नॉर्मल है तो वो दौरान जैसे सल्फर जैसे दवाई दी जाती है मैं देती हूँ, ताकि उसका रीअकरेंस कम हो या डिले हो ऐसे, और उसके बाद अगर होता है तो वापस एक्यूट जो भी सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से मैं देती हूँ। साथ के साथ मैंने सोचा कि यूज ऑफ ऑइंटमेंट्स, क्योंकि हर पेशेंट हमारे पास आता है दवाई लगाने की, दो डॉक्टर साहब, वो एक सोच है कि वो लगाने की दवाई से ज्यादा अच्छा होता है ना कि खाने से, ऐसे नहीं है। बट बहुत जगह हमें पेशेंट के रिलीफ के लिए एटलीस्ट लोकल जो सिम्टम रिलीफ है एंड उसका जो सोच है उसके लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, इसको देखने के प्रति, जब तक हमारी इंटरनल दवाई काम कर रही है एटलीस्ट उसको एक लगे कि नहीं, डॉक्टर साहब ने हमें कुछ लगाने की दी उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ये भी हमें जरूरी है। तो उसमें ज्यादा करके एस्क्यूलस हेमामिलिस ऑइंटमेंट मैं यूज करती हूँ। एस्क्यूलर जनरली ड्राई इचिंग है या कम ऐसे पेन है इसके लिए, हेमामिलिस जनरली ब्लीडिंग पाइल्स के साथ। सल्फर एंड कैलेंडुला भी मैं देती हूँ, बहुत कम ऑफकोर्स एस्क्यूलस हेमामिलिस, लेकिन हर पाइल्स के पेशेंट को मैं ये दवाई नहीं देती हूँ। जहाँ पे बहुत पेन है, जहाँ बहुत ब्लीडिंग है, या ऐसी जगह ही मैं सोचती हूँ ये दवाई दे। सल्फर दिया जाता है जब रिपीटेड क्रॉनिक पाइल से बर्निंग ज्यादा है। एंड कैलेंडुला ऑफ कोर्स जहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, स्किन का इशू है, कोई पस जैसे है, तो ये इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए दी जाती है। तो ये जो है जो मैं अपने तरफ से पाइल्स एनोरेक्टल डिसीजेस के बारे में जस्ट शेयर करना चाह रही थी। उसके साथ ही अभी हम वी कैन डिस्कस हमारे एक्सपीरियंस इसके बाद इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम अपने आप की शेयरिंग से नॉलेज शेयर करके बढ़ा सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ओपन फॉर डिस्कशन सर। हेलो। थैंक यू वेरी मच मैम। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।
चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके भी। मैम अभी जब तक क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, आप एक बार और कुछ समराइज करना चाहें या कुछ एड ऑन पॉइंट। जरूर। जैसे कि ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, अगर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसको देखते हुए इसलिए चुना गया है। और इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। और मैंने सोचा कि जो इतने साल हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं उसमें जो एक्सपीरियंस लिया है उसको अगर शेयर करते हैं तो ये सारे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो इतना सर्जरी के लिए या सर्जन को जाने के लिए भी रिलक्टेंट होते हैं। ऐसे जगह पे हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि उनको कैसे समझाएं। तो ये आर्ट है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। जैसे ही हमारा टेक्निकल नॉलेज जो है, मतलब सर्जरी का नॉलेज हो गया या मेडिसिन, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन का नॉलेज हो गया, ये जितना जरूरी है उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस आता है ऐसे लोगों को ट्रीट करने में, वो भी जरूरी है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स वैसे है नहीं, लेकिन अगर ब्लीड कर गया तो एकदम सडनली हीमोग्लोबिन भी कम होता है, तो हम लोग ये लाइटली भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या एज ए होम्योपैथ हम कहाँ तक लोगों को ऐसे डिसीजेस में मदद कर सकते हैं, क्या लेवल पे हम इंटरवीन करें, और कहाँ पे हम पेशेंट को रेफर करके राइट डायरेक्शन दे, गाइड सजेशन दे, ताकि वो बेटर है। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई हम या कोई बड़ा छोटा नहीं है, पेशेंट का जो पेशेंट के लिए अच्छी चीज है, जो अच्छा है उसके लिए वही हम बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। और उसमें ऑइंटमेंट्स भी मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि क्या ऑइंटमेंट्स क्योर करते हैं क्या, ये डिबेट हो सकता है, बट मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि वो एक मदद कर सकते हैं। और पेशेंट एक सेटिस्फैक्शन मेंटली अगर पेशेंट को होता है तो उसमें एक आध ऑइंटमेंट देने में भी कोई बुराई नहीं है। एट द सेम टाइम कहाँ ना कहाँ उससे लोकली कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करने में फायदा ही होता है। कोई ऐसे वो कोई क्रॉनिक डिसीजेस नहीं है कि जहाँ पे हम बिल्कुल ही ना दे। जैसे स्किन डिसीज एक्जिमा है, हमने दिया तो कोई और प्रॉब्लम होता है, तो ये ऐसे भी यहाँ पे पूरा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मेरे समझ से। और ये जो मेडिसिन मैंने डिस्कस की जो कॉमनली यूज है उसके साथ अगर हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो सारे सिम्टम सिमिलर लगते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिस में देते हैं तो हमें उसकी जो बारीकाई है, क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे हम कैसे प्रिस्क्राइब करें, ये समझ आए। इसीलिए बेसिकली हमने ये डिस्कस किया। बट इसके साथ ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पानी ज़्यादा पीना, सब्जियां रफेज खाना, मतलब सारा रिफाइंड फूड नहीं खाना, और अच्छी नींद होना, खाना प्रॉपरली होना, ये जो बाकी के साइड में जो ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये भी इसमें एक्सरसाइज करना ये भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इसमें हो जाए। जो जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने अधिकतर शेयर किए हैं, जो भी ये टाइम के हिसाब से अलाउ करे। और उसके साथ भी अगर कोई डिस्कशन हम करें तो मेरे ख्याल हाँ से जी मैम, सारे। मैंने रिसेंटली एक्चुअली एक क्लिनिक पे, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं हाँ। एक सर के पास मैं क्लिनिक पे गई थी, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया था, एक बच्चा था जिसको यही इश्यूज थे। तो फर्स्ट डे सर ने जो मेडिसिन दिया, बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि उनको मेंटली जो साइकोलॉजिकली होता है वो ऑइंटमेंट के बिना उनको वो मानते नहीं है, कि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिसिन खाने से कैसे ठीक हो जाएंगे, उनको लगता हम्म, है कुछ लगाने के लिए दे दो, कैसे करें, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। तो वो हाँ ऑइंटमेंट वहां पे वर्क करता है, जैसे हम प्लेसिबो कहते हैं। तो हम्म। थोड़ा बहुत हम कुछ माइल्ड सा देते तो पेशेंट को थोड़ा लगता एक्चुअली है कि हाँ। प्लासिबो नहीं है ये, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ लोकली उसमें मेडिसिनल इफेक्ट है, हाँ तो इसमें भी फर्क होता है। बट ऑफ कोर्स क्योर या एक्चुअल वो हाँ एक्शन नहीं है, बट एज अ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं उसको। हाँ। एक मैम क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, व्हेन वी हैव टू रेफर द पेशेंट, और एक है कॉन्डाइलोमेटा ब्लीडिंग और हिमोराइड्स में क्या अंतर है। देखो, बेसिकली क्या है, रेफर कब करना है पेशेंट को। मेरे नज़र में जब भी पेशेंट को बार बार ये तकलीफ होती है, एक आध बार कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेन हो गया, कोई थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो गया, दे दिया। लेकिन अगर वो बार बार रिकर करता है, या हमारे पास आने वाले अधिकतर पेशेंट हो तो 3-4 साल से मैडम अभी कम हुआ था वापस आया, तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा हमें पेशेंट को रेफर करना चाहिए, अधिकतर जहाँ पे वो रिपीटेड है, क्रॉनिक है और ब्लीडिंग है। क्योंकि जब तक हम उसको डायग्नोस करते नहीं हैं तब तक हम 100% जो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं वो सिम्टम बेस
कर रहा है। तो कितना पेशेंट सही कह रहे हैं, क्या वो भी कंफ्यूज है, ये भी हमें जानना होता है। वो सारा ट्रायल एंड अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स होता है। तो ये कभी भी डिट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है, लैट्रिन की जगह से ब्लीडिंग हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि पाइल से और ट्रीट करते जा रहे हैं, ट्रीट कर, पता चले कि वो एनल कैंसर है, रेक्टल कैंसर है। और हमने जो 5-6 महीने हैं वो गवा दिए। और ये भी हो सकता है, या दूसरा हो सकता है इतना ब्लीड हो गया कि उसका हीमोग्लोबिन एकदम नीचे आ गया। तो हमें पता नहीं ना कितने मात्रा में खून वो जा रहा है, वो हो सकता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये हमें वो हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से हमें इसको ओके रेफर मैम। है सर्जन ठीक के है लिए। मैम, हमारा सेशन का टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन के ठीक लिए है। वेट कर रहे हैं। थैंक तो यू। थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव और इंसाइटफुल रहा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड वैल्यूएबल गाइडेंस विद अस। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज का इंपॉर्टेंट सेशन अटेंड किया। आईएफपीएच को भी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। इंग्लिश सेशन, यू कैन टेक ओवर। थैंक यू।